किसानों के लिए कानून बनाए गए थे और मजदूरों के लिए कानून बनाए गए थे, वो एक ही दिन, जिस दिन वॉकआउट किया था पार्लियामेंट से, संसद से, उसी दिन ये सब 7 कानून पास किए गए थे और उनके साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पास किया गया था। अभी हमें लग रहा है कि इसलिए कि किसान कानून तुरंत लागू हुए, जबकि मजदूर कानून तुरंत लागू नहीं हुए हैं, अभी तक लागू नहीं हुए हैं, इसलिए मजदूरों को अभी तक उसका पूरा असर नहीं पड़ा है, ये अभी तक लागू होने के हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है और सुनाई दिया है कि ये जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें वो किसी भी तरीके से ये कानून लागू करने का प्रयास करने वाले हैं ये सरकार। एक तो अपने देश में श्रम कल्याण ये एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके बारे में कानून बना सकते हैं। इसलिए जो अभी ये नए 4 श्रम संहिता बनाई गई है, उनमें भी ऐसे लिखा गया है कि पर्याप्त सरकार इसके बारे में नियमावली बना सकती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पर हमने ऐसे सुना है कि 28 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी तिरुपति में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद अटेंड हुए थे, और वो मीटिंग में सभी राज्यों के श्रम मंत्री और श्रम सचिवों को बुलाया गया था। और हमने ऐसे सुना है, उसके बारे में हमें कहा गया है कि वो मीटिंग में सभी को एक वार्निंग दी गई थी कि नवंबर तक आपकी नियमावलियाँ बननी चाहिए ये सब कानूनों के बारे में। बाद में हमने ये सोचने लगे कि नवंबर क्यों, नवंबर में इतना ये क्या महत्व है, तो हमें ये पता चला है और कहीं से ये भी सुना है कि नवंबर में या दिसंबर में, दिसंबर मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख तक ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन रहेगा। वो पार्लियामेंट सेशन में ये कानून, ये 4 लेबर कोड्स वो अमेंड करने वाले हैं, और जहाँ पे लिखा गया है कि पर्याप्त सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नियमावली बना सकती है, वो पर्याप्त शब्द को हटा के केंद्र सरकार डाल देंगे। अगर वैसे एक अमेंडमेंट आया ये 4 कानूनों में, तो कल से ये लागू करने के स्थिति में हो जाएंगे। इसीलिए उनके खिलाफ लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, और इसलिए हमने सिर्फ TUCI से नहीं, बल्कि हमने सभी यूनियनों को बुलाया है, कि हमने सबको लेटर भेजा है कि हम शुरुआत तो करें इसके खिलाफ लड़ने का। ठोस मांग ये है कि ये 4 लेबर कोड्स पीछे ले जाने चाहिए, ये मेन मांग है, और ये रद्द कर दिए जाने चाहिए, रिपील किए जाने चाहिए, जैसे हम कहते हैं। अभी रद्द मतलब रिपील ही करना पड़ेगा उनको, तो वापस पार्लियामेंट में लॉ पास करके रिपील करना पड़ेगा, तो वो रिपील किए जाए, ये हमारी मांग है। और एक्चुअली इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो जब भी श्रम कानून बनते हैं, और ख़ास करके महत्वपूर्ण श्रम कानून बनते हैं, तो सभी यूनियनों का राय लिया जाता है। यहाँ पे किसी का राय नहीं लिया गया ये 4 श्रम संहिता बनाने के पहले। उल्टा जो हर साल एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, वो इस 2015 से इस सरकार ने कभी भी ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस लिया नहीं है, ताकि ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मालिक के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि और सरकार साथ में बैठ के एटलीस्ट एक दूसरे का राय समझ ले, पॉलिसी के बारे में क्या चल रहा है, ये एक दूसरे के बारे में विचार करें, कुछ चीज़ों के बारे में समझौते पे आ जाए। ऐसे ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है, लेकिन 2015 से ये कभी हुआ नहीं, हर साल नहीं तो होता था। तो ये है आज अपने देश की हालात। हमें ये जो कानून बनाए गए हैं, ये किसी को भी बगैर पूछे बनाए गए हैं। ये जो मालिकों की मांगे थी 1990 से लेकर कि हायर एंड फायर के बारे में, ये सभी मांगों को स्वीकार करते हुए ये 4 लेबर संहिता बनाई गई। यहाँ तक कि खुद BMS ने भी कहा है कि 2 तो लेबर संहिता वो भी रिपील करना चाहते हैं, और जनरली उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये मजदूर विरोधी। अभी स्पष्ट यही दिख रहा है हमें कि सबको साथ आके इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और उसकी हमें तैयारी नहीं दिखती है। इसलिए हमें लग रहा था कि ये धरना से शायद हम सभी के जहन में तो लाए कि हमें एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ना है, और अगर हो सके तो शायद ये पहला कदम होगा कि हम एक मंच बना सके एक साथ लड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का एक फोरम है ही, वो कुछ सोच रही हैं, उनसे बातचीत
कोई कोऑर्डिनेशन में है कि कोई एक बड़ा कॉल दिया जाए? वो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का फोरम जरूर है और वो करते भी है कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनका लास्ट कुछ सालों से एक ही साल में एक प्रोटेस्ट डे 2 सितंबर के दरमियान ऐसे करना और उसके आगे बढ़ के एक मुहिम के रूप में, एक सस्टेन्ड कैंपेन के रूप में चलाना, वो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। अगर वो करें तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो हम कह रहे हैं कि चलो हम एक साथ आके एक मंच बना के वही करें। हमारा ये कहना नहीं है कि वो मंच तोड़ के ये मंच, ऐसे नहीं, हम एक पैरेलल मंच भी नहीं बनाना चाहते हैं। जिन लोगों से आपने संपर्क किया है, क्या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया? बिल्कुल, आईटक से पॉजिटिव रिस्पांस आया, सभी से पॉजिटिव ही आया है। इवन C2 और इंटक वो बोले हैं कि वो नहीं आ सकेंगे, भले वो, पर वो कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया है। मुझे तो ये लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती कि अभी तक ये जो एकता बनानी है मज़दूरों के बीच में, वो नहीं बन रही है। अभी तक मज़दूर बटे हुए हैं और मुख्य सवालों पे जितने ज़ोर से लड़ना ज़रूरी है वो नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें एक कमज़ोरी मज़दूर संगठनों की है, लीडरशिप की है, कि हम जो सही सवाल है वो मज़दूरों तक नहीं ले जा पाए हैं अभी तक। वो अगर मज़दूरों तक हम ले जा पाएँ तो वो ज़रूर मुझे। और वो सही सवाल क्या है? जैसे कि ये 4 लेबर कोड्स के बारे में, कि मिनिमम वेजेस 25,000 होने चाहिए, इसके बारे में कि हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मज़दूर हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मज़दूरों के लिए कोई भी न ये संहिता में न पहले कोई भी सुरक्षा या कोई भी कानून रियली बनाए जा रहे। 2008 में एक कानून बनाया गया नाम मात्र, जिसमें लिखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर एक्ट। उसमें इतना ही कहा गया कि हर राज्य में बोर्ड बनेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड बनाएंगे और ये बोर्ड स्कीम्स बनाएंगे। लेकिन ये स्कीम्स अभी तक नहीं बने हैं। 2008 से आज तक 14 साल हो गए, लेकिन कोई खास स्कीम नहीं बने। एक आध स्कीम जनश्री योजना जैसे बनी है, नहीं तो कुछ बना नहीं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या बनने चाहिए? जो बोर्ड्स बनने चाहिए। अभी महाराष्ट्र में घरेलू मजदूर जो है उनके लिए एक बोर्ड है, बोर्ड बना भी है, लेकिन एक भी उसमें कोई घरेलू मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। और जो बोर्ड बनना चाहिए था मजदूरों के प्रतिनिधि और मालिकों के प्रतिनिधि को लेकर, ये बोर्ड अभी बनाया गया है सिंगल मैन बोर्ड। एक कोई डिप्यूटी लेबर कमिश्नर को सिर्फ वो एक एडिशनल चार्ज दिया गया है बस, नहीं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ों के लिए लड़ने के लिए ये सबसे बुनियादी सवाल है आज मजदूर वर्ग के सामने, और ये चीज़ों पे एक साथ आके हम नहीं लड़ रहे हैं, ये मुझे ऐसे लग। ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मुझे कुछ चीज़ें कहनी है आपसे कि हाँ, कुछ संघर्ष हुए हैं। जो आप बोल रहे हैं कि अभी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हुए हैं, वो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए नहीं, वो सिर्फ परमानेंट वर्कर्स को ही लागू होता है और गवर्नमेंट वर्कर्स को ही लागू होता है। लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लड़ना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबरों का सवाल आप कह सकते हैं कि उड़ीसा सरकार ने किया था, लेकिन उड़ीसा सरकार ने जो किया था वो सिर्फ दिखावा था। 2013 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आज से जितने भी वेकेंट पोस्ट हैं सरकार में और इसके आगे आने वाले हैं वेकेंट पोस्ट, ये सब वेकेंट पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट माना जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के रूप में भरे गए और वो वर्कर्स को 6 साल काम करने के बाद में परमानेंट होने का अधिकार होता था। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट उन्होंने क्रिएट किए हैं। सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट अभी रिपील किया गया है, वो रूल जो बनाया गया था। तो सचमुच में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम ख़त्म नहीं की गई है। जहाँ पे वेकेंट पोस्ट नहीं है और मजदूर लगते हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जाएंगे। जहाँ पे वेकेंट पोस्ट है और मजदूर लगते हैं, कई बार वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट न करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे ही लगाएंगे, वो सब कर। सिर्फ जो मजदूरों को कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर करके अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट लिया गया था, उनको अभी वो 6 साल नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली परमानेंट 6 महीने के बाद प्रोबेशनरी पीरियड के बाद बनने के लिए। ये एक बढ़ा हुआ कदम है, पर ठीक है, मैं मानता हूँ फिर भी कि एक कदम तो बढ़ गए हैं। ये उस दबाव और का नतीजा। हाँ, नवीन पटनायक ने उनके बर्थडे पे 74th बर्थडे पे डिक्लेयर किया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन
साथ ही साथ ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम का अपने देश में इतना बड़ा सवाल है। जैसे सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स अपने देश में 94%, 95% है। मतलब ये इतने इन्फ्लेटेड भी है क्या? इनफॉर्मल सेक्टर के लिए इन्फ्लेटेड नहीं है, पर ये मैं मुझे कहना चाहिए कि ये सरकारी स्टैटिस्टिक्स इस तरीके के होते हैं कि इन्फ्लेटेड बिल्कुल नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर्स है। लेकिन 94 और 95% में ये एग्रीकल्चर वर्कर्स वगैरह भी गिने जाते हैं, तो इसलिए वो तो सभी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं और इनकी इतनी बड़ी संख्या है। पर मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एटलीस्ट 80 to 90% वर्कर्स ये कॉन्ट्रैक्चुअल या इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी कैजुअल, कभी ऐसे ही लगाए जाते हैं, कभी जो ये जैसे उड़ीसा सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय करके डायरेक्टली एम्प्लॉय किया, पर नाम दिया कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से ये इतने सारे मजदूर है। और ख़ास करके 70s के बाद जो सिस्टम बना आउटसोर्सिंग का, पहले फोर्ड सिस्टम में बड़ी फैक्ट्रीज रहती थी, सब इन सोर्स किए जाते थे एक तरीके से। ये लफ्ज़, नया लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो, कि भाई एक कार की फैक्ट्री हो तो वहाँ पे टायर भी बनेंगे, वहाँ पे विंडस्क्रीन भी बनेगा और सब पूरी गाड़ी बना। अभी ऐसे सब आउटसोर्सिंग किया जाता है। हर चीज़, चैसी एक जगह में बनेगी, इंजन अलग जगह में बनेगा, इंजन के पार्ट्स अलग जगह में बनेंगे, इंजन के ऊपर बॉडी तीसरे चौथे जगह पे बनेगी, उसके व्हील्स और कहीं बनेंगे, और ये सब असेंबली करने के लिए एक छोटा प्लांट रहेगा। तो पुराने फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे 10,000 12,000 मजदूर थे, अभी फैक्ट्री में बहुत ही मुश्किल से आपको कभी 300-400 मजदूर वाला कोई फैक्ट्री मिलेगा, क्योंकि ये तरीके से आउटसोर्स, ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की शुरुआत हम कह सकते हैं। अब ये फैक्ट्रीज़ में भी उन्हें ऐसे प्रिसिशन से काम करना चाहते हैं मालिक कि आज मुझे अगर 100 गाड़ियों की ऑर्डर है तो मुझे 500 मजदूर लगेंगे, कल अगर मुझे 200 गाड़ियों की ऑर्डर है तो मुझे 1000 मजदूर लगेंगे, और तीसरे दिन सिर्फ 300 है तो सिर्फ 600 मजदूर लगेंगे। तो मुझे ये सब मजदूर कम करने हैं वापस। समझो, मैं फिगर्स पे मत जाइए, मैं इसका बता रहा हूँ को दे नीड हायर एंड फायर। ये सिस्टम से अगर उनको चलाना है तो उनको ये हायर एंड फायर ज़रूरी है। और मजदूर तो ये मांग कर रहे हैं कि हम 240 दिन भरने के बाद हमें परमानेंट करना ही होगा। ये लड़ाई रहेगी नहीं, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल हो जाएगा कि वो उनको 240 दिन के बाद परमानेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो एक तरीके से ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम के बाहर भी नहीं रहेगा। अभी मालिक डायरेक्टली एम्प्लॉय करके उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के जैसे ट्रीट कर पाएंगे। ऑलरेडी वो कर रहे हैं। नीम के वर्कर्स को क्या किया जा रहा है, या ऐसे नीम जैसे एक नया स्कीम भी निकला है, मैं उसका नाम भूल गया। तो ये सब स्कीम्स में ट्रेनिंग के नाम से 5-5 साल वर्कर को काम पे लगाया जाता है। वो वही काम करते हैं जो परमानेंट वर्कर करते हैं, लेकिन कानून में लिखा है ये वर्कर नहीं माने जाएंगे, उनको कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। यानी कि अगर लेबर कोड लागू हुआ तो जो 240 डे का, ये तो कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि सभी को फिक्स टर्म पे लगाए जाएंगे, और फिक्स टर्म के मजदूर को परमानेंट नौकरी का अधिकार ही बिल्कुल छिन जाएगा। एक तरीके से पूरा परमानेंट नौकरी का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, परमानेंट वर्क। और इसका दूसरा असर होएगा कि यूनियन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर परमानेंट वर्कर नहीं है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से यूनियन बनेगा। जब यूनियन पे बंदी थी, यूनियंस बैंड थे 1925 के पहले, तब भी यूनियन बने थे, तो मजदूर कहीं से भी लड़के यूनियन बनाएंगे। लेकिन इतना मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में आप यूनियन बनाओ तो अगले दिन आपको निकाला जाता है। ये हालत, कॉन्ट्रैक्ट निकाला नहीं जाएगा, ऐसे कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि मजदूर वर्ग ये पहचान है, और बहुत पुरातन पहचान है। एक्चुअली ये लाल झंडा जो है वो मजदूर वर्ग का झंडा है, ये किसी एक पार्टी का झंडा नहीं है। इवन अम्बेडकर ने जब अपनी पार्टी बनाई थी, तभी उन्होंने लाल झंडा, हाँ, लेबर फ्रंट जब बनाया था तो उन्होंने लाल झंडा अपनाया था, क्योंकि ये मजदूर वर्ग की निशानी है। लेकिन तो ये पहचान तो है एक हद तक, मैं कहूँगा
लेकिन आपकी बात सही है कि वो कम होते जा रही है, और मुझे लगता है कि उसके लिए भी जवाबदार हम ही मजदूर नेता है, क्योंकि आज असली जो मजदूरों की मांगे हैं या मजदूरों की ज़रूरतें हैं, उसके बारे में हम जवाब नहीं दे पाए। हम सिर्फ जनरल कोटेशंस, जनरल लड़ों के फाइट्स के बारे में हम उतना ही करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर रियलिटी में मजदूरों की जो स्पेसिफिक मांगे हैं, उसके बारे में लड़ने के लिए हम कमज़ोर पड़ रहे हैं।